बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर जो हमारे सामने बनकर आई है वो ये है कि वो पॉपुलर डिसीजन, वो अहम फैसले अवाम के मुफाद में, जो फैसले अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करने चाहिए, वो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आज का बड़ा फैसला जो हमारे सामने आया वो ये है कि तमाम मार्केट्स, तमाम दुकानें खोलने का ऐलान किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि भाई जो दुकानें, जो मार्केट्स बंद की गई, जिनको सील किया गया, उनको भी खोले। एसओपीज के ऊपर अमल दरामद यकीनी बनाए, लेकिन तमाम मार्केट्स, तमाम दुकानें खोले। यहाँ तक कि जो शॉपिंग मॉल्स जो बंद थे उनको भी खोलने का फैसला किया गया है। इस फैसले को दिमाग में रखते हुए जो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि जो बाकी मार्केट्स हैं और दुकानें हैं वो तो 5 बजे तक खुली रहेंगी, सातों दिन। सिर्फ ये नहीं कि पहले पार्शली खुल रही थी और वीकेंड्स के ऊपर बंद थी, अब सातों दिन ये दुकानें खुलेंगी लेकिन 5 बजे तक खुलेंगी। लेकिन जो शॉपिंग मॉल्स हैं पंजाब के अंदर वो 24 घंटे तक खुले रहेंगे। ट्रांसपोर्ट पहले ही खोल देने का ऐलान किया गया है और हमने वीकेंड पे देखा कि मोहतरम प्राइम मिनिस्टर भी रिक्वेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि वो ट्रांसपोर्ट खोल दे, तो ट्रांसपोर्ट भी खुल रही है। जो ट्रेन्स हैं, रेलवे, उसका भी सिलसिला जो है वो बुध से शुरू हो जाएगा। 30 जो ट्रेन्स हैं वो शुरू हो जाएंगी, अपने ऑपरेशनल काम शुरू कर देंगी। सो अगर हम इन तमाम डेवलपमेंट्स की माने, सिंध को एक तरफ करके, क्योंकि सिंध ने फिलहाल अभी ट्रांसपोर्टेशन को खोलने का फैसला नहीं किया है ईद तक, वो उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने खोलना है कि नहीं खोलना। लेकिन इन तमाम फैसलों की रोशनी में अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं है और पाकिस्तान अब बैक टू नॉर्मल हो गया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। आज के पैनलिस्ट से आपको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। दानियल चौधरी साहब हैं मेरे साथ, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑपोजिशन बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। शहला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं ऑपोजिशन बेंचेस से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अ वेरी हाउस होल्ड नेम है, तो पॉलिटिशियन, लेकिन घर घर में शहला रज़ा साहिबा को जानते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे भारी जिम्मेदारी आज के शो में भी और वैसे भी आलिया हमजा साहिबा पर है, क्योंकि वो हुकूमत में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सिटिंग एमएनए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा ज्वाइन करने के लिए। आप इसे शो का आगाज़ कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आप मेरी मुबारकबाद एक्सेप्ट कीजिए कि पाकिस्तान पहला मुल्क है पूरी दुनिया में विच इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल। इसलिए मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल वापस चला गया। लॉकडाउन में ईज की बात नहीं कर रही, रिलैक्स्ड लॉकडाउन की बात नहीं कर रही, पार्शियल लॉकडाउन की बात नहीं कर रही। जब सब चीज़ खोल देने का फैसला किया गया है हुकूमत की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तरफ से भी, तो हम तो वापस चले गए ना नॉर्मल लाइफ की तरफ। सो ये मुबारकबाद मेरी एक्सेप्ट कीजिए कि पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री टू गेट बैक टू द नॉर्मल लाइफ, और इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट आप लोगों को जाता है। यस, राइट? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बीनेश। और बिल्कुल सही आपने कहा कि ये जो हालात जिस तरह के लग रहे थे और जिस तरह का आज सुप्रीम कोर्ट के पास फैसला आया है, तो सिचुएशन जो है जिस तरह की है, लेकिन मैं कंपैरिजन ज़रूर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का और इसी रीजन के जो ममालिक हैं वहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले आप देख लें कि 9 मई के बाद हमारे यहाँ जैसे अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, हमने ईज आउट किया लॉकडाउन को। अगर हम ये देखें तो इंडिया को आप देख लें, इंडिया को 17 मई को उन्होंने लॉकडाउन बिल्कुल ख़त्म कर दिया। वहाँ केसेस देखें, 75,000 केसेस हैं, जबकि 2400 प्लस लोग वहाँ पर इस वबा से मर चुके हैं, और कल एक सिंगल डे में जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं वो 5000 है। आप बांग्लादेश में, बांग्लादेश ने 16 मई को लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया और 5 मई के बाद ही उनकी कई इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी थी, जिसमें ऑफ कोर्स सबसे जो उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट थी दैट वाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप ये देख लें, स्पेन में देख लें, जहां पर मरने वालों की तादाद 26,000 प्लस थी, और अभी भी वहां पर जो हार्ड एरियाज हैं, आपको भी पता है कि जहां पर कुशल हैं वहां पर भी उन्होंने छोटे कारोबार, दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। इसी तरह इटली में 4 मई से लॉकडाउन में बहुत हद तक, और स्पेशली जहां पर 30 हज़ार से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। फिर आप ये मुझे ये कह रही थी कि हमारे वी आर द फर्स्ट वन, तो वी आर नॉट द फर्स्ट वन। मैं आज का जो डेटा देख रही थी, इट वाज रियली वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। कनाडा में था, कनाडा में उन्होंने ये कहा है कि वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा जगहों को ओपन कर दिया। स्पेन में अगर आप ये देखें, जहां पर इस वक्त 58,000 एक्टिव केसेस हैं, वहां पर भी उन्होंने यही हालात है। देखें, दुनिया बैक टू नॉर्मल जाएगी विद
some SOPs with some precautions, क्योंकि आपके जो आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि ये इसकी वैक्सीन जब तक नहीं आती we have to live with corona। तो आप ये देख लें कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आपको ये सब कुछ ये फैसले लेने हैं। देखें, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, मैंने तो इसीलिए आपको ये बता दिया कि ये सारे कंट्रीज की इस वक्त सिचुएशन क्या है और हमें हर चीज को देखते हुए ये फैसला करना था। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का तो हमेशा मैं उनकी ये मिसाल देती हूँ कि हिज विजन, हिज विजडम इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो फैसले, वो जो फोर साइटेडनेस है वो हमें नजर आ रही होती है। तो यही सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं आज कि ये सारा जब दुनिया बैक टू नॉर्मल हो रही है तो हमें आना है। ठीक है, वापस आऊंगे आपके पास, बने रहिएगा, ऑपोजिशन को सुनिएगा, फिर वापस आपसे टेक लेती हूँ। शैला रजा साहिबा, यही से बात मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगी। अच्छा है, लोगों को पैसे कमाने हैं, गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है, लोगों के चूल्हे ठंडे पड़ गए थे, हमने देखा गरीब तो गरीब क्या, अमीर भी रो रहे थे, मिडिल क्लास की चीखें निकल आई थी, सब ठीक है। लेकिन मेरा सिंपल एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप कह लीजिए, बिकॉज आप ज़ाहिर सी बात है बहुत पुरानी पॉलिटिशियन हैं, आपकी सीनियरिटी को, एक्सपीरियंस को दिमाग में रखते हुए पता नहीं क्यों आपसे मेरा हमेशा दिल करता है कि मैं ऐसे सवाल पूछूं। तो ये जो फैसला जो कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को करना चाहिए, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऐसा लग रहा है कि जो सिंध है वो विलन है और आपके जो हीरो है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये डिसीजन आपको करना चाहिए था। लोग वोट, चले आप तो रिजर्व सीट्स पर हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप पॉलिटिशियन हैं, लोग वोट शैला रजा को करते हैं, लोग वोट बिलावल भुट्टो को करते हैं, लोग वोट पीपल्स पार्टी के अवामी नुमाइंदों को करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के किसी XYZ जज को नहीं करते। ये डिसीजन, ये क्लैरिटी आप लोगों की होनी चाहिए। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हम ये समझते हैं कि कोरोना या कोई मर्ज जब हो तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए जो इस मर्ज को समझता है और इसके मुतालिक हतमी राय रखता है, और वो है डॉक्टर्स। और हम चाहते हैं कि डॉक्टर्स की सुने। NCOC में भी कहा जाता है कि डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी तक ट्रेन चलाने, शॉपिंग मॉल्स खोलने और ट्रांसपोर्ट की बात नहीं की। लेकिन पता नहीं वजीर आजम ने फिर किससे बैठकर जो है वो जो है रिक्वेस्ट की थी, और फिर बाकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया। तो मैं समझती हूँ कि मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट पढ़ रही थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जहाँ डॉक्टर्स को फैसला करना चाहिए वहाँ कहीं और फैसला हो रहा है, जहाँ इंसानी जान की बात होनी चाहिए वहाँ मईशत को तरजीह दी जा रही है, और पता नहीं क्या हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रही हूँ, सिंध में 768 केसेस निकले हैं आज, और बहुत सारे केसेस वो भी हैं जो कि 2 या 3 दिन में, बहुत 1 से 2 दिन में बढ़े हैं। किसी को खांसी आ रही है, किसी को एकदम से बुखार हो गया है, और उसकी वजह जो है वो एकदम से जो इस तरह के काम किए गए हैं कि इज्तिमात हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, रिलीजियस वे में हो या बाज़ारों में हो या इस तरह से हो। तो मैं अब देख रही थी कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें 451 वेंटिलेटर्स हैं, बाकी मिलाकर एक तादाद वो बड़ी बन जाती है कि 1550 की बन जाती है। अब काफ़ी लोग वेंट पे हैं। अब ये जो एकदम से नई वेव आई है कि एक दिन में 800 और 700 निकल रहे हैं, जबकि सिंध सबसे ज़्यादा टेस्टिंग भी कर रहा है, और उसमें अगर 100 से ऊपर लोगों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है जो ICU में है। तो अगर अचानक हमारे यहाँ 4-5 हज़ार लोग जो हैं वो तशवीशनाक हो जाए, या 2000 लोगों को वेंट की ज़रूरत हो जाए, और 2000 लोग ऐसे हों जिनको जो सोशल डिस्टेंसिंग ना रखते हुए मज़ीद सीरियस हो गए, तो हमें क्या करना होगा? क्योंकि देखिए हमारी आवाम जो है वो आवाम है कि ऑयल टैंकर अगर लीक करता है तो इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हर दफ़ा उसके चारों तरफ लोग जमा होकर भरने लगते हैं। तो कोरोना तो नज़र नहीं आ रहा, अगर कहो कि तूफान आने वाला है तो समंदर
पे चले जाते हैं फैमिली के साथ एंजॉय करने। तो अब एक ऐसा मुल्क जहाँ की गवर्नमेंट एक कोरोना की सेंसिटिविटी को देखते हुए उसके लिए एक नैरेटिव मैसेज नहीं बना सके, वहाँ पे फिर कोई भी फैसला आ सकता है। मैं क्या कह सकती हूँ, मेरी नज़र में डॉक्टर्स जो हैं वो मुकद्दम हैं, जो कि कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें। अच्छा शैला साहब, एक छोटी सी चीज, दानियल के पास जाने से पहले एक छोटी सी चीज स्पेसिफिकली आपके लिए, स्पेसिफिकली अब एक नॉर्मल लोगों की मार्केट है, मैं भी जब कराची में रहा करती थी मैं भी बड़ा जाती थी ज़ैनब मार्केट, आप भी गई होंगी, बड़े शौक से जाते हैं। ज़ैनब मार्केट को सील किया गया। अब ऑब्वियसली आज द हाईएस्ट फॉरम सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि आप खोलना है ज़ैनब मार्केट को, क्योंकि उन्होंने कहा तमाम मार्केट्स को खोलना है। अब ये मार्केट सील नहीं होंगी, किसी को डराया भी ना जाए, किसी से रिश्वत भी ना ली जाए, सिर्फ एसओपीज आपने इंश्योर करने हैं। तो ऐसे में आपकी गवर्नमेंट की क्या स्टैंडिंग रह गई? यही फैसला अगर आप कर लेते हैं, एसओपी को इंश्योर करके प्रॉपर तरीके से खोल लेते, तो ऑब्वियसली आपके पल्ले भी कुछ रहता नहीं। अच्छा, पहले ही ये बात डिसाइड हुई थी कि जो भी एसओपीज को, ये मैंने और मेरी गवर्नमेंट ने नहीं डिसाइड की थी, एनसीओसी में हुआ था कि अगर कोई एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा तो 2 से 3 दिन उसको क्लोज किया जाएगा, सील किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहले तो लॉकडाउन जो था हमने यही कह के लगाया था कि 15 डेज उस पर अमल किया जाए, लेकिन पहले ही 15 डेज पे उसके नैरेटिव को ठीक है। अच्छा दानियल चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आई थिंक सो वी लॉस्ट द कनेक्शन विद शैला, विल गेट हर बैक। दानियल साहब, एक तरफ तो ये कोरोना की पूरी सिचुएशन है, आप भी ऑब्वियसली इतना क्रेडिट तो गवर्नमेंट को दें और अदालतों को भी दें कि दोनों ने मिला करके जिस तरीके से एक तरह से नॉर्मल लाइफ को बहाल करने की कोशिश की है उसके अंदर हम कामयाब हो गए हैं। और अब आज से ही, और इनफैक्ट हम देखेंगे कि वी आर गोइंग टू लीड अ नॉर्मल लाइफ विच इज़ वेरी गुड। एक तरह से लोग जो डर में थे, जो फ्रस्ट्रेशन में थे, घर बैठ के डिप्रेशन में थे, बोरियत में थे, अब वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैं स्पेसिफिकली आपके मामलात की बात करूं, PMLN की बात करूं, शहबाज शरीफ साहब की बात करूं, तो उनकी मुश्किलात में तो इजाफा होता चला जा रहा है। शहजाद अकबर साहब हर रोज़ एक नई ट्रेल लेकर के आ जाते हैं कि किस तरह से फ्रंटमैन के जरिए करोड़ों रुपए अकाउंट्स में डाले जाते हैं, और जो शहबाज शरीफ साहब नैब में अपना जवाब जमा कराते हैं, जिस तरह से वो बताते हैं इनफैक्ट कि वो किस तरह 10 भैंसों से आई हुई आमदन से अपने घर का खर्च चलाते हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ वो भैंसें कौन सी हैं जो आपको करोड़पति बना रही हैं, जरा वो राज सबको बताइए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विनीश, पहले तो मुझे मौली हमजा साहिबा की गुफ्तगू सुन के बड़ी खुशी हुई, और उनकी गुफ्तगू भी उसी तरह है जिस तरह उनके लीडर की है, और वो समझ नहीं आती कि स्टेटमेंट्स इनकी रोज चेंज होती हैं। इनकी पहले दिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की जिस चीज शाइन कह रहे हैं और जिस चीज को डिसीजन को ये खैराबाद कह रहे हैं, इस डिसीजन की खुद खिलाफ है। पहले दिन उन्होंने बोला कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, फिर कहा हम करेंगे, फिर इन्होंने कहा कि हम कर्फ्यू लगाएंगे, फिर समझाया कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। पहले बीनी से एक चीज समझने की जरूरत है, लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों आया था। वो इसलिए जिन मुल्कों ने लॉकडाउन किया था कि वो आपको एक टाइम मिल जाए, उसमें आप अपने आप को गियर कर लें, आप हेलमेट पहन लें, एनके पहन लें, ग्लव्स पहन लें, और उस टाइम पे कि जो वबा फैले, उसको फैलने से पहले आपने जब 2 केसेस से आपने किया था, तो आप अपनी चीजें जो हैं उनको तैयार कर लें। वो चीजें क्या थी कि जहां जहां नौकरियां लगनी है डॉक्टर्स को रखना है, 5 डॉक्टर्स जो स्पेसेस होती हैं डॉक्टर्स को रिक्रूट कर लें, एक्स्ट्रा पैरामेडिक स्टाफ ले लें, आप मास टेस्टिंग की तरफ चले जाएं, और थर्ड फेज में आप आईसीयूज ले आए। फिर जब हम इन तमाम चीजों की बात करते हैं, ये पूरे 2 महीने के बाद भी सारी चीजों के बावजूद क्या आपको आज हुकूमत इक्विप्ड नजर आती है या नहीं? इसका जवाब आप और मैं शायद बेहतर नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमत जो बार बार अपना जिस तरह बयानियां पेश करी है, कंफ्यूज नजर आ रही है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि आज एज वी स्पीक राइट नाउ, पंजाब में जिन लोगों ने लड़ना है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। आज भी पंजाब में 19,507 पोजीशंस डॉक्टर्स की वेकेंट हैं, उन पे इन्होंने भर्ती करना था, उन्होंने हायरिंग करना था। जो कर्फ्यू लॉकडाउन का टाइम था वो इन चीजों पे यूटिलाइज होना था, इन्होंने मैस टेस्टिंग की तरफ जाना था। इतना बड़ा सूबा है, आज भी ये सिंध से कम ये टेस्टिंग कर रहे हैं डेली।
रोज इनके चीफ मिनिस्टर आके कहते हैं कि हम 10,000 टेस्ट कर रहे हैं, बट एज वी स्पीक राइट नाउ 4,000 कुछ की कैपेसिटी 4,000 कुछ टेस्ट हमने किए हैं। तो अगर देखें हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएं, तो लॉकडाउन भी फेलियर इस तरह के दफा 144 144 की धज्जियां उड़ा दी गई। उनको इन्फोर्स किसने करना था? हुकूमत ने। हुकूमत उसको इन्फोर्स नहीं कर सकी। एनडीएमए के जो जनरल उन्होंने क्या कहा कि हमारा काम था इक्विपमेंट और चीजें प्रोवाइड करना, हमने इनको सारी चीजें प्रोवाइड की, उन लॉजिस्टिक्स को चलाना हुकूमत का काम था। दानिया अब आगे बढ़ जाएं। लॉकडाउन आप दफा 144 की बात कर रहे हैं, अब तो लॉकडाउन है ही नहीं, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, शॉपिंग मॉल खुलेंगे। अब नहीं भी शॉपिंग मॉल तब खुले, चीजें आगे कैसे अब चलेंगी कि अब इनको इन्फोर्स करना है कि जो चीजें हैं, जो एसओपीज हैं वो चलें। मस्जिदों से लेके शॉपिंग मॉल से लेकर बाजारों में इन एसओपीज को चलाएं। ये पाक फौज को तो नहीं बुला सकते हर जगह एनडीएमए को, जब तक ये अपनी चीजें गवर्नमेंट इस चीज की अपनी सिम सीधी नहीं करेगी। पहले इन्होंने 2.5 साल बेड़ा गर्क किया इकोनॉमी का, फिर 8 महीने या 5 महीने इनको डेंगू पड़ गया, अब आ गया कोरोना। जब तक ये इन चीजों को एसओपीज को आगे लेके नहीं चलाएंगे, ये तमाम अपोजिशन को साथ नहीं लेंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो फिर आपका रिजल्ट यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस घुसेंगे और वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे जो डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज को वीकन करती है। और जब ये अपना काम पूरा नहीं करेंगे, इनको समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टेक पे लगाते हैं, ये पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं जब इनकॉम्पिटेंट और इनएक्सपीरियंस्ड लोग आगे आके चीजें चला रहे होते हैं। तो ये एक चीज को उनको एसओपीज अपने चलाने हैं। जहां तक बात है, ये तो इनकी बात हुई, अब मुझे भैंसों का बता दीजिए। देखिए आज तक हमजा ने मुशर्रफ के टाइम पे जब 13 साल का थे हमजा साहब, तब भी उन्होंने जेल काटी, और आज उनको तकरीबन 12 महीने होने वाले हैं, 8 महीने सॉरी, वो जेल में है, कोई पूछने पुरसाने हाल नहीं है। अभी तक नैब कोई ऐसा क्या चीज हो गई कि उनको कितनी बड़ी होगी कि मुल्क की सारी चीजें एक जगह और हमजा शहबाज को पकड़ के उन्होंने रखा हुआ है। अगर उसके खिलाफ चीजें तो सामने लेके आए। ये रोज झूठे प्रोपेगेंडे और बातें करते हैं भैंसों वाली और ऐसी चीजें, ये इनकी अपनी हुकूमत से इनसे पूछे। इनके अपने मालब जबा स्कैंडल से लेकर नारकोटिक्स का स्कैंडल से लेकर दवाइयों का स्कैंडल, कहाँ है वो अरेस्ट, कहाँ है वो बंदे जो उन्हें पकड़ने थे? वो अभी कुछ दिन पहले जो शुगर और दाल चीनी का माफिया का और आटा की माफिया का केस है, वो कहाँ गए? देखिए ये अपनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं बार बार। ये चाहे नवाज शरीफ को अरेस्ट करें या हमजा को करें या किसी और को, सवाए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कुछ नहीं है। कि आज व्हाइट कॉलर क्राइम्स है, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जब तक चीजें आगे नहीं आती केस बढ़ता नहीं है। एक 17 ग्रेड का बच्चा आके इनको सवालात करता है और इनसे पूछता है, इनको सर पैर खुद नहीं पता। वो LNG का स्कैंडल हो, 3 महीने शायद हकान अब्बासी रह के आगे सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट पढ़ लें जिसमें उन्होंने क्या नैब को डायरेक्शन दिया है। आप एहसन इकबाल की जजमेंट पढ़ लें बेल की, उसमें नैब को क्या डायरेक्शन दिया है। देखिए जब तक ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बंद नहीं करेंगे तो चीजें आगे नहीं के। आप शेख रशीद साहब का वो बयान भी, आप दानियल साहब, शेख रशीद साहब का ये बयान आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, पढ़ देती हूँ, सुनवा देती हूँ आपको। मुझे ब्रेक पर जाना है और आलिया हमजा के पास जाना है। नैब 31 जुलाई तक झाड़ू फेर देगी, जमानतों के मजे लेने वाले फारिग हो जाएंगे। इस नोट पर मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, आलिया हमजा साहिबा से रिस्पांस लेंगे और ये जो तमाम बातें, जो तमाम फैसले, तमाम जजमेंट्स जो दानियल साहब हमें बता रहे थे कि हमें याद होनी चाहिए, उनको ये बयान भी याद रखना चाहिए ताकि मैं उनसे कमेंट ले सकूं कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर देम वेरी सून आफ्टर ईद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ बने होंगे, गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। विल बी बैक इन अ बिट। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। लेकिन पहले इन दागों को बनाते हैं और साफ। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल, जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा? कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस एक फर्द से दूसरे तक तेजी से फैलती एक आलमी वबा। हमें भी कोरोना के खिलाफ जंग बेहैसियत कौम जीतनी है, तो घबराए नहीं। कोरोना से मुतासरा 98% अफराद सेहतयाब हो जाते हैं, तो फिर खुद बचें, दूसरों को बचाएं।
हाथ मिलाने से गुरेज करें। हाथों को अक्सर और कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। खांसते और छींकते वक्त मुंह को ढांपें। ज्यादा भीड़ और रश से बचें। अगर आपको नजला, जुकाम, शदीद बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी हो और गुज़िश्ता 14 दिन में आपने बैरून मुल्क का सफर किया हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें या हेल्पलाइन 1166 पर राब्ता करें। याद रखें, हर नजला, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं। हुकूमत पाकिस्तान। अरशाद बारी ताला है और वालिदैन या उनमें से एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उनके सामने उफ तक न कहना, ना उन्हें झिड़कना और उनके साथ अदब से बात करना। आपको चाहिए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर जो अब आपको दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। इसको पानी में मिलाकर फर्श चमकाएं और जिद्दी दागों पे सीधा लगा के पाएं चमकता हुआ साफ बाथरूम और 99.9% जरासीम और वायरसेस का खात्मा। तीसरे अशरे की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह, तू मुआफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा। लाइफ बॉय की जानिब से एक पब्लिक सर्विस मैसेज। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साबुन से हाथ धोने की आदत अपनाएं। साबुन से बार बार हाथ धोएं। हाथों की हिफाजत पाकिस्तान की हिफाजत। जिंदगी और मौत के दरमियान सिर्फ एहतियात जितना फासला है। काश इतना सा किया होता तो आज ये पछतावा ना होता। अब भी वक्त है। खुद को दूसरों से और दूसरों को खुद से बचाएं। पहले से ज्यादा एहतियात करें। अब जब भी बाहर जाएं। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट आलिया हमजा साहिबा, शैला रजा साहिबा, दानियल चौधरी साहब मेरे साथ बने में हैं। आलिया हमजा साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगी। रिस्पांस आपसे चाहूंगी दो चीज़। सबसे पहले ये कि एसओपीज़ को आप कैसे इंश्योर कराएंगे। चलें, दैट इज़ वेरी गुड, हम सब ने इंकरेज भी किया, ऑपोजिशन अपनी रिजर्वेशंस भी शो की, लेकिन द रियलिटी इज़ के वी आर नॉर्मल नाउ ना अपेरेंटली। लेकिन एसओपीज़ को इंश्योर करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कैसे इंश्योर कराएंगे। और नंबर 2, ये जो शहजाद अकबर साहब जो ट्रेल लेकर के आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब का मामला है, शेख रशीद साहब जिस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 31 जुलाई के बाद झाड़ू फिरने वाला है, जमानतों के मजे लेने वालों जो हैं उनके ख़त्म हो जाएंगी ज़मानतें, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। क्या हुकूमत इस बात के ऊपर कोई एक्शन ले रही है? आप लोग कंसर्न्ड हैं कि शेख रशीद साहब इस तरह से बयानात कैसे दे रहे हैं? बिकॉज ज़मानतें सरासर लीगल फॉरम पर ही एड्रेस हो सकती हैं। जी आलिया साहिबा। थैंक यू बीनेश। मैंने अभी पहले सुना, शैला बीबी को भी सुना और अपने भाई दानियाल को भी सुना। ही वाज क्वाइट एग्रेसिव। वो जैसी बातें कर रहे थे, मतलब मुझे तो हैरानगी होती है कि इनका बयानिया, इनकी पार्टी में एक बयानिया चलता है या नहीं चलता, या जिसका जो दिल चाहता है वो आकर टीवी पर बयान दे जाता है। पहले मैं शैला रजा की बात का जवाब दे दूं। ये जो आज कह रही है ना, एक किस्म की चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट पर दी है, क्योंकि यही सख्त लॉकडाउन करते थे, वही जो सख्त लॉकडाउन करते थे, वहां आकर एक तो हमसे वर्चुअल इजलास की बजाय फिजिकल इजलास बुलाते हैं। फिर ये कहते क्या है? ये कहते ये है कि थर में भूख से मर जाओ, कुत्ते के काटने से मर जाओ, गंदा पानी पीने के इससे मर जाओ, एड्स से मर जाओ, हेपेटाइटिस से मर जाओ, वेंटिलेटर नहीं देंगे, लेकिन हम कोरोना से नहीं मरने देंगे तुम्हें, तो इसलिए हम तो सख्त लॉकडाउन करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो चार्जशीट इनको दे दी है। ये बिल्कुल मतलब एनसीसी में जाएं या एनसीओसी में जाएं, वहां जाकर ये फैसलों को मानते थे, बाहर आकर अवाम को दिखाने के लिए या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए ये कोई और तमाशे करते थे। अब मैं आ जाऊं दानियाल साहब की तरह जरा। इनके सारे लीडर पूरी असेंबली में हमें ये ताना देते रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो लॉकडाउन में ईज आउट क्यों कर रहे हैं, उन्हें इसे टफ कर देना चाहिए, टफ कर देना चाहिए। यहाँ आकर ये क्या बात कर रहे हैं?
फिर शायद इनको पता नहीं है, इनको बताने के लिए कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि लॉकडाउन का पीरियड होता है, ये हमारी ही टर्म थी कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड होता है ये इसीलिए होता है कि हम वो जो ये जो हमारे लिए वो जो सेहत का शानदार निजाम छोड़ के गए थे ना, कि जिसकी तस्वीर मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगी कि जहां पर इनके अपने लीडर्स तो यहाँ से चले जाते हैं इलाज कराने के लिए और अवाम को जो है ना यहाँ पर जिसे कहना रुस्वा होने को छोड़ जाते हैं। 1300 वेंटिलेटर थे, आज हमारे पास तकरीबन 4000 प्लस वेंटिलेटर्स हैं। दो लैब्स थी जब ये देकर गए थे हमें, आज 70 लैब्स हैं। 2000 आईसीयू के बेड्स थे, आज 25,000 आईसीयू के बेड्स हैं। तकरीबन जो क्वारंटीन के बेड्स हैं 100,000 प्लस हो चुके हैं। यही वो सेहत का निजाम है। ये तो मेट्रो पर लगाते रहे ना, ये तो ऑरेंज ट्रेन पर लगाते रहे। ये मेरा लीडर है जिसने इन 2 महीने के अंदर आज सेहत के निजाम को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब आ जाए जी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, बिकॉज मैं यही चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब की बात करें। जब इनकी तरफ आए, जब इनसे कोई सवाल करें, आपने क्या इनका रवैया क्या देखा है? आपने इनका रवैया यही देखा है ना कि ये कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। भाई कौन सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? मुझे तो इनकी बात की समझ ही नहीं आती कि ये किस बात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं। खुद ये कहते रहे मैंने एक ढेले की करप्शन भी नहीं की है। मैं तो थोड़ी सी चीजें फैक्ट्स रखूंगी आपके सामने, आपको पता है मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं करती। इनकी फ्रंट कंपनीज हैं, 10 फ्रंट कंपनीज हैं। देखें बीनिश, मैं सादा अल्फाज में आपको कहती हूँ, आपके घर का मुलाजिम है जिसे आप 10,000 की तनख्वाह देती हैं, अगर वो उसके अकाउंट में से 450 मिलियन की खती रकम निकले, ठीक है, और 10 साल से वो आपके पास मुलाजिम है और वही रकम वो निकाल के बीनिश के अकाउंट में जमा करा दे और बीनिश के अकाउंट का मतलब बाकायदा रसीद लगी हो, बीनिश के अकाउंट में हो, तो कौन अकाउंटेबल होगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ये जो आपके राशिद करामत साहब हैं 18,000 रुपए माहवार लेते थे शरीफ फीड मिल से, 450 मिलियन निकले हैं जो बाद में उन्होंने शहबाज शरीफ के अकाउंट में करवाए हैं। 20 ट्रांजैक्शन ऐसी निकली हैं जो सरकारी ठेकेदारों यानी डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स ने जमा कराए हैं। ये जो हमें फॉरेन फंडिंग का ताना देते थे ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये इनके अपने ये जो पार्टी फंड से किसी इनके चौकीदार के नाम निकला है, किसी माली के नाम पर निकला है, इनके अपने लोगों ने, शायद दानियाल साहब ने भी उनको कोई पार्टी फंड में दिया हो जो उनके माली या चौकीदार के नाम पर शहबाज शरीफ के उसमें से निकल रहा हो। ठीक है जी, फिर निसार ट्रेडिंग पर आ जाए, किकबैक कमीशन के चेक जमा कराए गए हैं मसरूर अनवर और शुएब कमर, वही लोग हैं जो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज। अच्छा आलिया, बात लंबी हो जाएगी, वक्त कम है। नहीं मैं इसको आसान कर देती हूँ आलिया, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, प्लीज मुझे सुनिए, बिकॉज वक्त कम है, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। इतने ज्यादा आपके पास सबूत हैं, सब कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े चले वो भी करके आपने अपना दिल खुश कर लिया, कथारसिस भी हो गया। आप सिंपल इलेक्शन कमीशन में जाइए, टू द राइट फॉरम जाइए और आप शहबाज शरीफ साहब को डी नोटिफाई कराइए। आप यकीन जानिए शैला रजा साहबा की पार्टी भी आपके साथ खड़ी होगी और अंदर अंदर से नून लीग के लोग भी कहेंगे कि हाँ भाई अगर गलत काम किया, आप उनको डी नोटिफाई कराएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट बताइए फिर कब आप उनको डी नोटिफाई कराने के लिए प्रॉपर फॉरम पे जा रही हैं? बात सुने, शहजाद अकबर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि उनके अगेंस्ट रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, लेकिन ये अवाम का पैसा है, हमें ये पूछने का हक है उनसे। हम जब उनसे रसीदें मांगते हैं वो आकर हमें ये कहते हैं हमने तो ढेले की करप्शन नहीं की, वो पर्चियां निकाल निकाल के तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। यही सवाल हम चाहते हैं मीडिया उनसे पूछे, यही सवाल हम ये चाहते हैं, या आपको पूछनी चाहिए थी कि जी 10 भैंसों से आप अदालतों में साबित करें ना आलिया साहिबा। मैंने तो पूछा, मैं तो पूछना चाहती हूँ वो कौन सी भैंसें हैं, मैंने तो दानियाल से पूरी 10 भैंसों के बारे में पूछा। अब आप अदालतों में साबित करें और आप शहबाज शरीफ साहब को डी नोटिफाई कराएं, क्योंकि आप गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा पावर इस वक्त आपके पास है। हम नहीं चाहते, ये कौम इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि उसको ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जामात है वो इतने बड़े बड़े फैसले आपके साथ मिलकर करे। आप फौरन से पहले उनको डी नोटिफाई कराएं। शैला रजा साहिबा, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? समथिंग सीरियस इज हैपनिंग। आपकी मुस्कुराहट की वजह से जी हाँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि एक रटा रटाया सबक जो है उससे आवाम बोर हो चुकी है और इनको ये याद रखना चाहिए कि एंटी रेबीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, भारत से खरीदी जाती है। भारत से दवा खरीदने में इनका क्या रिकॉर्ड रहा ये नहीं मालूम है, फिर सूबों तक आती है। और अगर ये जाकर चेक करें तो इनको पता चलेगा कि सिर्फ इन्होंने शोर मचाया, कुत्तों ने काटा है, पंजाब में
سب سے زیادہ. لیکن ان کو میں یہ خوشخبری دے دوں, کیونکہ یہ سنتی نہیں ہے, صرف رٹا ہوا سبق پڑھتی رہتی ہیں, کہ جو ان کی پنجاب کی وزیر صحت ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سندھ سے اینٹی ریبیز لیں گے, کیونکہ سندھ نے اینٹی ریبیز بنا لی ہے. دوسری بات میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں, یورپی یونین کے ساتھ جو پروگرام چل رہا ہے گھر میں اور سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں تقریباً سب میں, یورپی یونین نے سکسیسفل پروگرام کا ہے. آج گھر میں لڑکیاں مڈ وائف بھی ہیں, ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی ہیں اور فریکچر بھی چلا رہی ہیں. 10 سال میں ہم اتنا ہی کر سکتے تھے جو ہم نے بہت کیا اور کر رہے ہیں. ہم سے پہلے وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آرو پلانٹ کا, 7 آرو پلانٹ لگائے ہم نے. ہم سے بات نہیں کرتے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے پی ایم اے کا جنرل سیکرٹری پشاور کا وہ جو ہے سپریم کورٹ پشاور میں روزانہ 22 بچے اور 1 عورت تھی. آپ کیا ہمیں ہاسپٹل کا سسٹم دے کے گئے؟ آپ کے 7 سال کے دور میں ثاقب نثار نے کہا کہ ایوب میڈیکل میں کتے کا علاج نہیں ہوتا, ہو سکتا ہے فیڈنگ میں جو ہے دے رہے ہیں, میں جو ہے پی پی ای ڈٹرجنٹ سے دھو رہے ہیں, اور آپ کہہ رہی ہیں کیا کر رہی ہیں, آپ نے کیا کر لیا بھائی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ باتیں کرتے رہتے ہیں شہزاد پر, ان کی مجھے قانونی حیثیت بتا دیں کہ کس قانونی حیثیت میں جو ہے یہ سوالات کے جواب مانگتے ہیں, اور یہ جو شیخ رشید ہیں یہ کس حیثیت میں بتا رہے ہیں کہ نیب یہ کرے گی. نیب ان کو کیوں نہیں پوچھتی, 80 سے زیادہ ایکسیڈنٹ کر چکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین جن کے باورچی کے اور سب کے نام میں اتنے بڑے بڑے اکاؤنٹس نکلے تھے, وہ معتبر ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور آپ کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے ان کی حمایتیں کرو. ان کے خلاف جو فورینسک رپورٹ آنی تھی وہ بھی نہیں آئی, پھر اس کے بھی جو ہے وہ دے دیا گیا. انرجی پاور والوں کی کرپشن میں بھی آپ کچھ نہیں بولتے. پارٹی فنڈنگ کیس میں آپ خود مفرور ہیں, عالم جبہ میں آپ مفرور ہیں, پی آر ٹی کے کانٹریکٹر کو آپ نے پنجاب نے دے دیا. تو آپ کے سارے لوگ کریں ہماری دوسری پارٹیوں کے کریں تو آپ ٹی وی پہ آ کے سارے ایک ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا کہنے کا کہ بی بی اتنا ہی بولے جو حقیقت ہے. اس سے پہلے میرے ساتھ شانتانہ تھی, انہوں نے کہا اس کو سندھ میں جگہ نہیں. بھائی وہ تو پروگرام اس آئی ڈی پیس کو بھی ہم نے کہتی تھی, ملا صوفی کی طرح سے نقاب بھی ہم نے اتارا تھا. اپنی کوئی گوگل پہ سرچ آ گیا شیلا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی دانیل چودھری صاحب, سو جو آپ کے لیے میں ایک بیان چھوڑ کے گئی تھی شیخ رشید صاحب کا, پریشان تو نہیں ہو رہے ان کا یہ بیان سن کے؟ دیکھیں جی, پہلے میں اپنی بہن عالیہ حمزہ صاحبہ کا ایک جواب کا میں سوال کا جواب دے دوں کہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ عمران خان نے پتہ نہیں کیا کیا پاکستان میں دودھ اور نہر کی ندیاں بہائی. وہ پاکستان میں پہلے معیشت کی حالت میں دیکھ لیا اور اب میڈیکل سسٹم کی. مجھے 4 چیزیں یہ بتا دیں کہ آج اگر یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اتنا ارب لگایا, 90 ارب روپیہ لگا ہے خالی کنونشن سینٹر کی چرپائیوں پہ, اس کا حال آپ نے دیکھ لیا. اسلام آباد میں لگا ہے 86-87 ارب روپیہ لگا ہے جو یہاں جو کوارنٹینا سینٹر بنایا ہے, اس کا حال آپ نے دیکھ لیا. یہ مجھے بتا دیں پنجاب کے جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں, وہ کارڈیولوجی ہیں یا وہ کوئی اور ہیں, وہ کس نے بنائے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نے, ہماری گورنمنٹ میں بنے. مجھے بتا دیں کہ جہاں جس شہر میں بیٹھا ہوں نا, یہاں ابھی تک آلموسٹ راولپنڈی ایک ایپیڈیمک سینٹر ہے. سب سے بڑا کورونا کے کیسز جو پنجاب میں آ رہے ہیں وہ راولپنڈی سے آ رہے ہیں. یہاں 2 بڑے اسپتال ہیں, ایک بینظیر بھٹو ہاسپٹل, ایک ہولی فیملی. یہاں آج بھی 40 سے 50% ڈاکٹروں کی 40 to 50% ڈاکٹروں کی پوزیشن ویکنٹ ہے. وہ کیوں ویکنٹ ہے؟ جنہوں نے لڑنا ہے, جو 19,507 سیٹیں ویکنٹ ہیں, وہ کیوں ویکنٹ ہے؟ آپ نے کیوں نہیں ہائرنگ کر سکے؟ کیونکہ آپ کی انکمپٹنس, آپ کی اپنی انکمپٹنس. ہمیں کوئی غصہ نہیں آ رہا, ہم آپ کو بار بار آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کہ جس طرز پہ آپ جا رہے ہیں, جس سمت میں جا رہے ہیں میری بہن, اس ملک آپ نے ملک کی تباہی نکال دی ہے, اور آپ اور بھی نکالیں گے. ان کی دیکھیں ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کسی چیز کا بھی کہ کیوں نہیں ہوئے. ان کے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ 10 دن بعد ہمارے اس بندے کو اریسٹ کیا جائے گا, 12 دن بعد اس کی بیلیں ختم. یہ ان کو کون بتاتا ہے؟ ان کو وہی بتاتے ہیں جو ان کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں. ان کے یہ خود سارے جو جن انسٹیٹیوشنز کو استعمال کرتے ہیں, جو انسٹیٹیوشنز اریسٹ کر رہے ہیں. دانیال مجھے یہ بتائیے کہ 31 جولائی کے بعد اگر شیخ رشید صاحب کی مانیں اور جتنے لوگ ضمانتوں پر ہیں ان کی ضمانتیں ختم ہونے والی ہیں یا وہ واپس جیل جانے والے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی پارٹی کے تو ڈھیر سارے لوگ ہیں اور لیڈرشپ تو ویسے ہی آپ کے ابھی فرنٹ پر نہیں ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ ہماری 2nd ایئر سے لے کر 1st ایئر لیڈر سب ضمانتوں پہ ہے.
میرے سمیت لے کر ہمارا سینئر موسٹ بندہ ضمانتوں پہ ہے، اور ہمیں اپنے کورٹس کے سسٹم کے اوپر اعتبار ہے کہ جہاں جب مینیپولیٹ کریں گے، پاکستان ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ مشکل وقت ہے اس ملک کے اوپر، قوم کے اوپر، اور یہ کرونا کی لڑائی بھی ہم جیتیں گے ان کو سکھا کے، اور یہ جتنی مرضی اریسٹ کر لیں، نہ ہی ہمیں کمزور کر سکتے ہیں، نہ ہمیں ڈرا سکتے ہیں، اور نہ بھگا سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی فیس کیا، آگے بھی فیس کریں گے، وہ شہباز شریف صاحب ہو، وہ شاہد حقان عباسی ہو، وہ حمزہ شہباز شریف ہو، یا کوئی اور لیڈر ہو، ہم اس کو فیس کریں گے، اور ہمیں اپنے اداروں پہ، اپنے کورٹس پہ اعتبار ہے، اور انشاءاللہ وہ جن کو دوبارہ ان کی منہ کی کھاری پڑے گی، لیکن ان سے بتائیں کہ یہ اپنے بندے کب اریسٹ کریں گے، یہ معلم جبا کے سکینڈل کے اوپر کب اریسٹ کریں گے، یہ جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا تھا راول پنڈی میں، اس پہ اریسٹ کب کریں گے، یہ لاہور میں جو پراپرٹی کے جو ایشوز ہوتے رہے اپنے سینئر منسٹرز کو، ان کو کب اریسٹ کریں گے۔ یہ ایسی چیزوں میں نہ پڑیں گے، نہ کریں گے، کیونکہ صرف یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں، وہی کرتے رہیں گے، اور یہ ان کو پولیٹیکل انجینئرنگ آتی ہے، اسی لیے ان سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، اور نہ ان کی کمپٹنس چیخے مار مار کے بول رہی ہے۔ آگے آپ کا پوائنٹ عالیہ، دو چیز اگین، ایک تو یہ چیز کہ جو ایک منٹ عالیہ، میں اس کو ایزی کر دیتی ہوں آپ کے لیے کیونکہ وقت کم ہے، اور تاکہ آپ کمپوزڈ ہو کے جواب دے سکیں۔ نمبر 1 جو عالیہ نے، جو شیلا نے اور جو دانیال نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب کی حیثیت نمبر 1، اینڈ شیخ رشید صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، obviously حکومت کو اس کے اوپر جواب تو دینا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے ہمیں یہ بتایا کہ وہ جو شوگر والی کمیشن کا جو معاملہ تھا، وہ جو پوری رپورٹ آئی تھی، جہانگیر ترین صاحب والا پورا معاملہ تھا، اس کے لیے 3 ہفتے کی توسیع مانگی گئی تھی کہ جی مزید ہم اس کے اندر انکوائر کر رہے ہیں، وہ 3 ہفتے بھی ختم ہو گئے ہیں۔ اب اس پورے معاملے میں وہ جو چینی رپورٹ ہے، وہ پورا کا پورا معاملہ عید کے بعد بات جا رہی ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی مجھے انسائٹ دے دیجئے کہ کیا چل رہا ہے، آپ اپنی بینچز میں اپنی ان رپورٹس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، عوام کو کب بتا رہے ہیں کہ آپ نے سزا دے دی ہے؟ جی اچھا، مجھے بینش پہلے شیلا کا جواب دینے دیں۔ شیلا نے کہا جی رٹا رٹایا سبق۔ شیلا کی بہت سی باتوں کا ہم جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں، آپ کو شاید یاد نہیں ہے، یہ ٹویٹ کرتے کرتے بھی کچھ بھول جاتی ہیں، کوئی عادل عباسی کی جگہ جی آپ کے ہم ان کی نا باتوں کو ذرا اگنور کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو تھوڑی کہیں یہ جو ہے نا آؤٹ آف آر مائنڈ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے شیلا میں نے آرام سے آپ کو سنے، آپ پلیز مجھے آرام سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا، نہیں اب آ جائیں آپ کے جو آپ اتنے اسٹیٹ آف آرٹ چیزیں مجھے گنوا رہی تھی نا، مجھے بتا دیں ڈاکٹر فرقان کے ساتھ کیا کیا تھا، نشوا کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ جو ڈرپ لگی ہوتی ہے نا درختوں کے ساتھ، وہ جو بیڈز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں کہیں پر کسی کو ایمبولینس نہیں ملتی، ساری رپورٹس میں آپ کو بتاتی ہوں، میرے پاس آپ کو پتہ ہے ایک ڈیٹا ہوتا ہے، گلوبل رپورٹ فوڈ کرائسس پہ کہتی ہے 23% چلڈرن انڈر دا ایج آر مال نیوٹریشن ان سندھ، سینٹڈ گروتھ 48% ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کی گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس کہہ رہی ہے۔ پتہ نہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کو بی آر ٹی نظر آتی ہے تو ان کو بلاول ہاؤس کے یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ اومنی گروپ کے جیلی بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ کس طرح سے سبسڈیز ڈالتے رہے ہیں، آٹے کی سبسڈی، آٹا چوری یہ لوگ کرواتے رہے ہیں، 10 ارب کی پلی بارگن یہ لوگ کرتے رہے ہیں، آٹے کی رپورٹ یہ پڑھتے نہیں ہے، پوری سندھ کیبنٹ کو اس کے لحاظ سے تو جانا چاہیے۔ شوگر رپورٹ میں ایک سیکنڈ شیلا بی بی، شوگر رپورٹ میں جب کمیشن بلاتا ہے اسد عمر صاحب جاتے ہیں، ہمارا وزیر اعلیٰ جاتا ہے، لیکن سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں جاتا کیونکہ چینی چور آٹے چور ان میں بیٹھے ہیں۔ اب آ جائیں، یہ جو اتنی کہانیاں مجھے سناتی ہے نا، زکوٰۃ عشر کے پیسے یہ کھا گئے ہیں، یہ جو ورلڈ بینک کا مجھے یہ بتائی تھی نا، ورلڈ بینک ان کی خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں، اور الف اعلان کی رپورٹ ان کے لیے پڑھ لیں جو تعلیمی اداروں کے بارے میں، ورلڈ بینک نے ان کی ساری جو انہوں نے غلط رپورٹ دی تھی خواتین کو فیڈ کرنے کے اوپر، اور اس نے یہ کہا کہ ان کی سندھی خواتین جو ہماری سندھی خواتین ہیں وہ نائجیریا کی خواتین سے بھی ورسٹ ہیں۔ اب آ جائیں جی ان کی طرف، یہ ہمیں کیا سکھائیں گے، انہوں نے ہمیں کیا سکھانا ہے، یہ جو میرے بھائی کہتے ہیں نا دانیال چودھری صاحب، 94 ارب ڈالر بیرونی قرضہ، 16 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خرچہ، 1200 ارب ڈالر گردشی قرضہ، 157 ارب سوئی گیس کا خسارہ، 187 ارب اسٹیل مل کا خسارہ، 2700 ارب کا بجٹ خسارہ، 2700 ارب کا ریلوے خسارہ۔ میں کیا کیا ان کی کہانیاں سناؤں، یہ ہمیں سکھائیں گے، یہ ہمیں سکھائیں گے کہ جو 24 بلین سے لے کر 22 بلین پر ایکسپورٹ چھوڑ گئے تھے، یہ ہمیں کیا سکھائیں گے، ان سے کہیں ہم سے سیکھیں صبر۔ آ گیا پوائنٹ آ گیا، مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے۔ آپ نے ڈبل کر دیے چیزیں، آپ نے ڈبل کر دی تو ہم آپ سے سیکھیں گے پلیز فار گاڈ سیک۔ اگر آپ فگرز شروع میں کرتی تو I would have told you، اگر آپ تھوڑے فگرز شروع میں بتاتی تو I would have given you more figures۔
اور ان کو रिस्पॉन्ड करने के लिए now she's closing. All right, guys. I think we should Okay, say, guys, peace out. It's just a current affairs show. लेकिन इस दुआ इस उम्मीद के साथ मैं आपको शुक्रिया अदा भी करूंगी तमाम पैनलिस्ट का, और ये दुआ करती हूँ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, सब कुछ ठीक रहा, वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह ताला टुमारो सेम टाइम सेम चैनल ऑफ कोर्स विद डिफरेंट पैनलिस्ट आपको ज्वाइन करूंगी. आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. अल्लाह हाफिज़. ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं. वेरी ऑनरेबल पैनलिस्ट आलिया हमजा साहिबा, शैला रज़ा साहिबा, दानियल चौधरी साहब मेरे साथ बने हुए हैं. आलिया हमजा साहिबा, आपसे आगाज़ करूंगी. रिस्पांस आपसे चाहूंगी दो चीज़. सबसे पहले ये कि SOPs को आप कैसे इंश्योर कराएंगे. चलें, दैट इज़ वेरी गुड, हम सब ने इंकरेज भी किया, अपोजिशन अपनी रिजर्वेशंस भी शो की, लेकिन द रियलिटी इज के वी आर नॉर्मल नाउ ना अपेरेंटली. लेकिन SOPs को इंश्योर करना ऑब्वियसली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आप कैसे इंश्योर कराएंगे. और नंबर 2, ये जो शहजाद अकबर साहब जो ट्रेल लेकर के आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब का मामला है, शेख रशीद साहब जिस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 31 जुलाई के बाद झाड़ू फिरने वाला है, जमानतों के मजे लेने वालों जो हैं उनके खत्म हो जाएंगी जमानतें, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है. क्या हुकूमत इस बात के ऊपर कोई एक्शन ले रही है? आप लोग कंसर्न्ड हैं कि शेख रशीद साहब इस तरह से बयानात कैसे दे रहे हैं? बिकॉज जमानतें सरासर लीगल फॉरम पर ही एड्रेस हो सकती हैं. जी आलिया साहिबा. थैंक यू बीनेश. मैंने अभी पहले सुना, शेला बीबी को भी सुना और अपने भाई दानियाल को भी सुना. ही वाज क्वाइट एग्रेसिव. वो जैसी बातें कर रहे थे, मतलब मुझे तो हैरानगी होती है कि इनका बयानिया, इनकी पार्टी में एक बयानिया चलता है या नहीं चलता, या जिसका जो दिल चाहता है वो आकर टीवी पर बयान दे जाता है. पहले मैं शेला रजा की बात का जवाब दे दूं. ये जो आज कह रही है ना, एक किस्म की चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट ने सिंध गवर्नमेंट पर दी है, क्योंकि यही सख्त लॉकडाउन करते थे, वही जो सख्त लॉकडाउन करते थे, वहां आकर एक तो हमसे वर्चुअल इजलास की बजाय फिजिकल इजलास बुलाते हैं. फिर ये कहते क्या है? ये कहते ये है कि थर में भूख से मर जाओ, कुत्ते के काटने से मर जाओ, गंदा पानी पीने के इससे मर जाओ, एड्स से मर जाओ, हेपेटाइटिस से मर जाओ, वेंटिलेटर नहीं देंगे, लेकिन हम कोरोना से नहीं मरने देंगे तुम्हें, तो इसलिए हम तो सख्त लॉकडाउन करेंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो चार्जशीट इनको दे दी है. ये बिल्कुल मतलब NCC में जाएं या NCOC में जाएं, वहां जाकर ये फैसलों को मानते थे, बाहर आकर अवाम को दिखाने के लिए या ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए ये कोई और तमाशे करते थे. अब मैं आ जाऊं दानियाल साहब की तरह. जरा इनके सारे लीडर पूरी असेंबली में हमें ये ताना देते रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो लॉकडाउन में ईज आउट क्यों कर रहे हैं, उन्हें इसे टफ कर देना चाहिए. यहाँ आकर ये क्या बात कर, फिर शायद इनको पता नहीं है, इनको बताने के लिए कि ये जो इन्होंने कहा है ना कि लॉकडाउन का पीरियड होता है, ये हमारी ही टर्म थी कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड होता है ये इसीलिए होता है कि हम ये जो हमारे लिए वो जो सेहत का शानदार निजाम छोड़ के गए थे ना, कि जिसकी तस्वीर मैं सिर्फ एक लाइन में कहूंगी कि जहां पर इनके अपने लीडर्स तो यहाँ से चले जाते हैं इलाज कराने के लिए और अवाम को जो है ना यहाँ पर जिसे कहना रुस्वा होने को छोड़ जाते हैं. 1300 वेंटिलेटर थे, आज हमारे पास तकरीबन 4000 प्लस वेंटिलेटर्स हैं. दो लैब थी जब ये देकर गए थे हमें, आज 70 लैब्स हैं. 2000 ICU के बेड्स थे, आज 25,000 ICU के बेड्स हैं. तकरीबन जो क्वारंटीन के बेड्स हैं 100,000 प्लस हो चुके हैं. यही वो सेहत का निजाम है. ये तो मेट्रो पर लगाते रहे ना, ये तो ऑरेंज ट्रेन पर लगाते रहे. ये मेरा लीडर है जिसने इन 2 महीने के अंदर आज सेहत के निजाम को कहां से कहां पहुंचा दिया. अब आ जाए जी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, बिकॉज मैं यही चाहती थी कि शहबाज शरीफ साहब की बात करें. जब इनकी तरफ आए, जब इनसे कोई सवाल करे, आपने क्या इनका रवैया क्या देखा है? आपने इनका रवैया यही देखा है ना कि ये कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन. भाई कौन सी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन? मुझे तो इनकी बात की समझ ही नहीं आती कि ये किस बात को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं. खुद ये कहते रहे मैंने एक ढेले की करप्शन भी नहीं की है. मैं तो थोड़ी सी चीजें फैक्ट्स रखूंगी आपके सामने. आपको पता है मैं तो इधर उधर की बात ही नहीं करती. इनकी फ्रंट कंपनीज हैं, 10 फ्रंट कंपनीज हैं. देखें बीनिश, मैं सादा अल्फाज में आपको कहती हूँ, आपके घर का मुलाजिम है जिसे आप 10,000 की तनख्वाह देती हैं, अगर वो उसके अकाउंट में से 450 मिलियन की खती रकम निकले, ठीक है, और 10 साल से वो आपके पास मुलाजिम है, और वही रकम वो निकाल के बीनिश के अकाउंट में जमा करा दे, और बीनिश के अकाउंट का मतलब बाकायदा रसीद लगी हो, बीनिश के अकाउंट में हो, तो कौन अकाउंटेबल होगा? बिल्कुल ऐसा ही हुआ. ये जो आपके राशिद करामत साहब हैं, 18,000 रुपए माहवार लेते थे शरीफ फीड मिल से, 450 मिलियन निकले हैं जो बाद में उन्होंने शहबाज शरीफ के अकाउंट में करवाए हैं.
20 ट्रांजैक्शन ऐसी निकली हैं जो सरकारी ठेकेदारों यानी डेवलपर्स, प्रॉपर्टी डेवलपर्स, रियल स्टेट एजेंट्स ने जमा कराई हैं। ये जो हमें फॉरेन फंडिंग का ताना देते थे ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये इनके अपने ये जो पार्टी फंड से किसी इनके चौकीदार के नाम निकला है, किसी माली के नाम पर निकला है, इनके अपने लोगों ने, शायद दानियाल साहब ने भी उनको कोई पार्टी फंड में दिया हो जो उनके माली या चौकीदार के नाम पर शहबाज शरीफ के उसमें से निकल रहा हो। ठीक है जी। फिर निसार ट्रेडिंग पर आ जाएं, किकबैक कमीशन के चेक जमा कराए गए हैं मसरूर अनवर और शुएब कमर, वही लोग हैं जो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज। अच्छा आलिया, बात लंबी हो जाएगी, वक्त कम है। नहीं मैं इसको आसान कर देती हूँ आलिया, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, प्लीज मुझे सुनिए, बिकॉज वक्त कम है, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ। इतने ज्यादा आपके पास सबूत हैं, सब कुछ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े चले वो भी करके आपने अपना दिल खुश कर लिया, कथारसिस भी हो गया। आप सिंपल इलेक्शन कमीशन में जाइए, टू द राइट फॉरम जाइए और आप शहबाज शरीफ साहब को डी नोटिफाई कराइए। आप यकीन जानिए शैला रजा साहबा की पार्टी भी आपके साथ खड़ी होगी और अंदर अंदर से नून लीग के लोग भी कहेंगे कि हाँ भाई अगर गलत काम किया आप उनको डी नोटिफाई कराएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बताइए फिर कब आप उनको डी नोटिफाई कराने के लिए प्रॉपर फॉरम पे जा रही हैं? बात सुने, शहजाद अकबर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया कि उनके अगेंस्ट रेफरेंसेस दायर हो रहे हैं, लेकिन ये अवाम का पैसा है, हमें ये पूछने का हक है उनसे। हम जब उनसे रसीदें मांगते हैं वो आकर हमें ये कहते हैं हमने तो धेले की करप्शन नहीं की, वो पर्चियां निकाल निकाल के तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। यही सवाल हम चाहते हैं मीडिया उनसे पूछे, यही सवाल हम ये चाहते हैं, ये आपको पूछनी चाहिए थी कि जी 10 भैंसों से आप अदालतों में साबित करें ना आलिया साहिबा। मैंने तो पूछा, मैं तो पूछना चाहती हूँ वो कौन सी भैंसें हैं, मैंने तो दानियाल से पूरी 10 भैंसों के बारे में पूछा। अब आप अदालतों में साबित करें और आप शहबाज शरीफ साहब को डी नोटिफाई कराएं, क्योंकि आप गवर्नमेंट है, सबसे ज्यादा पावर इस वक्त आपके पास है। हम नहीं चाहते, ये कौम इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि उसको ऑपोजिशन लीडर जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जामात है वो इतने बड़े बड़े फैसले आपके साथ मिलकर करे। आप फौरन से पहले उनको डी नोटिफाई कराएं। शैला रजा साहिबा, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? समथिंग सीरियस इज हैपनिंग। आपकी मुस्कुराहट की वजह से जी हाँ, मैं इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि एक रटा रटाया सबक जो है उससे अवाम बोर हो चुकी है और इनको ये याद रखना चाहिए कि एंटी रेबीज जो है वो पाकिस्तान में नहीं बनती, भारत से खरीदी जाती है। भारत से दवा खरीदने में इनका क्या रिकॉर्ड रहा ये नहीं मालूम है, फिर सूबों तक आती है। और अगर ये जाकर चेक करें तो इनको पता चलेगा कि सिर्फ इन्होंने शोर मचाया, कुत्तों ने काटा है पंजाब में सबसे ज्यादा। लेकिन इनको मैं ये खुशखबरी दे दूं, क्योंकि ये सुनती नहीं है, सिर्फ रटा हुआ सबक पढ़ती रहती हैं, कि जो इनकी पंजाब की वजीर सेहत है उन्होंने कहा है कि अब हम सिंध से एंटी रेबीज लेंगे क्योंकि सिंध ने एंटी रेबीज बना ली है। दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, यूरोपीय यूनियन के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है घर में और सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में तकरीबन सब में यूरोपीय यूनियन ने सक्सेसफुल प्रोग्राम का है। आज घर में लड़कियां मिडवाइफ भी है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी हैं और ट्रैक्टर भी चला रही है। 10 साल में हम इतना ही कर सकते थे जो हमने बहुत किया और कर रहे हैं। हमसे पहले वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था आरओ प्लांट का, 7 आरओ प्लांट लगाए हमने। हमसे बात नहीं करते कि आपकी बातों की वजह से पीएमए का जनरल सेक्रेटरी पेशावर का जो है सुप्रीम कोर्ट पेशावर में रोजाना 22 बच्चे और एक औरत थी। आप क्या हमें हॉस्पिटल का सिस्टम देखे गए? आपके 7 साल के दौर में साकिब निसार ने कहा कि अयूब मेडिकल में कुत्ते का इलाज नहीं होता, हो सकता है फीडिंग में जो है स्टेट में दे रहे हैं, में जो है पीपीई डिटर्जेंट से धो रहे हैं और आप कह रही है क्या करती है? आपने क्या कर लिया भाई? और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आप बातें करते रहते हैं शहजाद पर, इनकी मुझे कानूनी हैसियत बता दें, ये किस कानूनी हैसियत में जो है ये सवालात के जवाब मांगते हैं? और ये जो शेख रशीद है ये किस हैसियत में बता रहे हैं कि नैब ये करेगी? नैब इनको क्यों नहीं पूछती? 80 से ज्यादा एक्सीडेंट कर चुके। और सबसे बड़ी बात ये है कि जहांगीर तरीन जिनके बावर्ची के और सबके नाम पे इतने बड़े बड़े अकाउंट्स निकले थे, वो मोतबर है, आपके साथ बैठते हैं और आपके वजीर आजम कहते हैं कि जाओ जाके उनकी हिमायतें करो। उनके खिलाफ जो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी थी वो भी नहीं आई, फिर उसके भी जो है वो दे दिया गया। एनर्जी पावर वालों की करप्शन में भी आप कुछ नहीं बोलते, पार्टी फंडिंग केस में आप खुद मफरूर हैं, मालम जब्बा में आप मफरूर हैं, बीआरटी के कॉन्ट्रैक्टर को आपने पंजाब ने दे दिया। तो आपके सारे लोग करें नाल हमारी दूसरी पार्टियों के करें तो आप टीवी पे आके सारे एक साथ शुरू हो जाते हैं। तो मेरा कहने का बीबी इतना ही बोले जो हकीकत है। इससे पहले मेरे साथ शांताना थी, उन्होंने कहा
इसको सिंध में जगह नहीं। और भाई वो तो प्रोग्राम इस IDPs को भी हमको दिक्कत थी कि मुल्ला सूफी की तरह से नकाब भी हमने उतारा था। ओके, अपनी कोई गूगल में सर्च आ गया शैला, आपका पॉइंट आ गया। जी दानियल चौधरी साहब, सो जो आपके लिए मैं एक बयान छोड़ के गई थी शेख रशीद साहब का, परेशान तो नहीं हो रहे उनका ये बयान सुन के? देखें जी, पहले मैं अपनी बहन आलिया हमजा साहिबा का एक जवाब का मैं सवाल का जवाब दे दूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि इमरान खान ने पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान में दूध और नहर की नदियां बहाई। वो पाकिस्तान में पहले मईशत की हालत में देख लिया और अब मेडिकल सिस्टम की। मुझे 4 चीजें ये बता दें कि आज अगर ये कहती हैं कि हमने इतना अरब लगाया, 90 अरब रुपया लगा है खाली कन्वेंशन सेंटर की चरपाइयों पे, उसका हाल आपने देख लिया। इस्लामाबाद में लगा है 86-87 अरब रुपया लगा है, जो यहाँ जो क्वारंटीना सेंटर बनाया है उसका हाल आपने देख लिया। ये मुझे बता दें, पंजाब के जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, वो कार्डियोलॉजी हैं या वो कोई और हैं, वो किसने बनाए? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, हमारी गवर्नमेंट में बने। मुझे बता दें कि जहाँ जिस शहर में मैं बैठा हूँ ना, यहाँ अभी तक ऑलमोस्ट रावलपिंडी एक एपिडेमिक सेंटर है। सबसे बड़ा कोरोना के केसेस जो पंजाब में आ रहे हैं वो रावलपिंडी से आ रहे हैं। यहाँ 2 बड़े अस्पताल हैं, एक बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, एक होली फैमिली। यहाँ आज भी 40 से 50% डॉक्टरों की 40 to 50% डॉक्टरों की पोजीशन वेकेंट है। वो क्यों वेकेंट है? जिन्होंने लड़ना है, जो 19,507 सीटें वेकेंट हैं, वो क्यों वेकेंट है? आपने क्यों नहीं हायरिंग कर सके? क्योंकि आपकी इनकॉम्पिटेंस, आपकी अपनी इनकॉम्पिटेंस। हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा, हम आपको बार बार आपका हाथ पकड़ के आपकी इस्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कि जिस तर्ज पे आप जा रहे हैं, जिस सिमत में जा रहे हैं मेरी बहन, उस मुल्क आपने मुल्क की तबाही निकाल दी है और आप और भी निकालेंगे। इनकी देखेंगे, इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स आती हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा किसी चीज का भी कि क्यों नहीं हुए। इनके मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट्स आती हैं और वो कहती हैं कि 10 दिन बाद हमारे इस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा, 12 दिन बाद इसकी बेलें खत्म। ये इनको कौन बताता है? इनको वही बताते हैं जो इनके लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। इनके ये खुद सारे जो जिन इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस अरेस्ट कर रहे हैं। दानियाल, मुझे ये बताइए कि 31 जुलाई के बाद अगर शेख रशीद साहब की माने और जितने लोग जमानतों पर हैं उनकी जमानतें खत्म होने वाली हैं या वो वापस जेल जाने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? आपकी पार्टी के तो ढेर सारे लोग हैं और लीडरशिप तो वैसे ही आपके अभी फ्रंट पर नहीं है, तो क्या करेंगे आप? हमारी 2nd ईयर से लेकर 1st ईयर लीडर सब जमानतों पे है, मेरे समेत लेकर हमारा सीनियर मोस्ट बंदा जमानतों पे है। और हमें अपने कोर्ट्स के सिस्टम के ऊपर एतबार है कि जहां जब मैनिपुलेट करेंगे, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे पहले है। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। ये मुश्किल वक्त है इस मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर, और ये कोरोना की लड़ाई भी हम जीतेंगे इनको सिखा के। और ये जितनी मर्जी अरेस्ट कर ले, ना ही हमें कमजोर कर सकते हैं, ना हमें डरा सकते हैं और ना भगा सकते हैं। हमने पहले भी फेस किया, आगे भी फेस करेंगे। वो शहबाज शरीफ साहब हो, वो शायद हकान अब्बासी हो, वो हमजा शहबाज शरीफ हो या कोई और लीडर हो, हम इसको फेस करेंगे और हमें अपने इदारों पे, अपने कोर्ट्स पे एतबार है। और इंशाल्लाह वो जिनको दोबारा इनकी मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन इनसे बताएं कि ये अपने बंदे कब अरेस्ट करेंगे, ये मालम जब्बा के स्कैंडल के ऊपर कब अरेस्ट करेंगे, ये जो दवाइयों का स्कैंडल हुआ था रावलपिंडी में, उस पे अरेस्ट कब करेंगे, ये लाहौर में जो प्रॉपर्टी के जो इश्यूज होते रहे अपने सीनियर मिनिस्टर्स को, उनको कब अरेस्ट करेंगे। ये ऐसी चीजों में ना पड़ेंगे ना करेंगे, क्योंकि सिर्फ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, वही करते रहेंगे और यही इनको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आती है, इसीलिए इन सीटों पे बैठे हैं। कॉम्पिटेंस चीखे मार मार के बोल रही है। आगे आपका पॉइंट आलिया, 2 चीज अगेन। एक तो ये चीज के जो एक मिनट आलिया, मैं उसको इजी कर देती हूँ आपके लिए क्योंकि वक्त कम है और ताकि आप कंपोज होकर जवाब दे सके। नंबर 1, जो आलिया ने, जो शैला ने और जो दानियाल ने कहा कि शहजाद अकबर साहब की हैसियत नंबर 1 एंड शेख रशीद साहब जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, ऑब्वियसली हुकूमत को इसके ऊपर जवाब तो देना होगा, नंबर 1। नंबर 2, शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें ये बताया कि वो जो शुगर वाली कमीशन का जो मामला था, वो जो पूरी रिपोर्ट आई थी, जहांगीर तरीन साहब वाला पूरा मामला था, उसके लिए 3 हफ्ते की तौसीह मांगी गई थी कि जी मजीद हम उसके अंदर इंक्वायर कर रहे हैं। वो 3 हफ्ते भी खत्म हो गए हैं। अब उस पूरे मामले में वो जो चीनी रिपोर्ट है, वो पूरा का पूरा मामला ईद के बाद बात जा रही है। जरा उसके बारे में भी मुझे इंसाइट दे दीजिए कि क्या चल रहा है। आप अपनी बेंचेस में अपनी इन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कर रहे हैं, अवाम को कब बता रहे हैं कि आपने सजा दे दी है? जी
اچھا مجھے بینش پہلے شیلا کا جواب دینے دیں. شیلا نے کہا جی رٹا رٹایا سبق. شیلا کی بہت سی باتوں کا ہم جو ہے نا اگنور کر دیتے ہیں. آپ کو شاید یاد نہیں ہے یہ ٹویٹ کرتے کرتے بھی کچھ بھول جاتی ہیں. کوئی عادل عباسی کی جگہ جی آپ کے لکھ دیتی ہیں. ہم ان کی نا باتوں کو ذرا اگنور کر دیتے ہیں اس لیے کہ ان کو تھوڑی کہیں یہ جو ہے نا آؤٹ آف آر مائنڈ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے شیلا میں نے آرام سے آپ کو سنے. آپ پلیز مجھے آرام سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب آ جائیں آپ کے جو آپ اتنے اسٹیٹ آف آرٹ چیزیں مجھے گنوا رہی تھی نا. مجھے بتا دیں ڈاکٹر فرقان کے ساتھ کیا کیا تھا, نشوا کے ساتھ کیا کیا تھا. وہ جو ڈرپ لگی ہوتی ہے نا درختوں کے ساتھ, وہ جو بیڈز ہمیں نظر آتے ہیں کہ جہاں کہیں پر کسی کو ایمبولینس نہیں ملتی, ساری رپورٹس میں آپ کو بتاتی ہوں میرے پاس. آپ کو پتہ ہے ایک ایک ڈیٹا ہوتا ہے. گلوبل رپورٹ فوڈ کرائسس پہ کہتی ہے 23% چلڈرن انڈر دا ایج آر مال نیوٹریشن ان سندھ. سٹنٹڈ گروتھ 48% ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ کی گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس کہہ رہی ہے. پتہ نہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب ان کو بی آر ٹی نظر آتی ہے تو ان کو بلاول ہاؤس کے یہ کیوں نہیں نظر آتا کہ اومنی گروپ کے جیلی بینک اکاؤنٹس کے اندر یہ کس طرح سے سبسڈیز ڈالتے رہے ہیں. آٹے کی سبسڈی, آٹا چوری یہ لوگ کرواتے رہے ہیں. 10 ارب کی پلی بارگن یہ لوگ کرتے رہے ہیں. آٹے کی رپورٹ یہ پڑھتے نہیں ہے. پوری سندھ کیبنٹ کو اس کے لحاظ سے تو جانا چاہیے. شوگر رپورٹ میں ایک سیکنڈ شیلا بی بی, شوگر رپورٹ میں جب کمیشن بلاتا ہے اسد عمر صاحب جاتے ہیں, ہمارا وزیر اعلیٰ جاتا ہے, لیکن سندھ کا وزیر اعلیٰ نہیں جاتا کیونکہ چینی چور آٹے چور ان میں بیٹھے ہیں. اب آ جائیں یہ جو اتنی کہانیاں مجھے سناتی ہے نا زکوٰۃ عشر کے پیسے یہ کھاتے ہیں. یہ جو ورلڈ بینک کا مجھے یہ بتائی تھی نا, ورلڈ بینک ان کی خواتین کو یہ کہہ رہے ہیں, اور الف اعلان کی رپورٹ ان کے لیے پڑھ لیں جو تعلیمی اداروں کے بارے میں. ورلڈ بینک نے ان کی ساری جو انہوں نے غلط رپورٹ کی تھی خواتین کو فیڈ کرنے کے اوپر, اور اس نے یہ کہا کہ ان کی سندھی خواتین جو ہماری سندھی خواتین ہیں وہ نائجیریا کی خواتین سے بھی ورسٹ ہیں. اب آ جائیں جی ان کی طرف. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے, انہوں نے ہمیں کیا سکھانا ہے. یہ جو میرے بھائی کہتے ہیں نا دانیال چودھری صاحب, 94 ارب ڈالر بیرونی قرضہ, 16 ارب ڈالر کرنٹ اکاؤنٹ خرچہ, 1200 ارب ڈالر گردشی قرضہ, 157 ارب سوئی گیس کا خسارہ, 187 ارب اسٹیل مل کا خسارہ, 2700 ارب کا بجٹ خسارہ, 2700 ارب کا ریلوے خسارہ. میں کیا کیا ان کی کہانیاں سناؤں. یہ ہمیں سکھائیں گے, یہ ہمیں سکھائیں گے کہ جو 24 بلین سے لے کر 22 بلین پر ایکسپورٹ چھوڑ گئے تھے, یہ ہمیں کیا سکھائیں گے. ان سے کہیں ہم سے سیکھیں صبر. آ گیا پوائنٹ آ گیا. مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. آپ نے ڈبل کر دیے چیزیں, آپ نے ڈبل کر دی تو ہم آپ سے سیکھیں گے پلیز فار گاڈ سیک. اگر آپ فگرز شروع میں کرتی تو آئی وڈ ہیو ٹولڈ یو, اگر آپ تھوڑے فگرز شروع میں بتاتی تو آئی وڈ ہیو گیون یو مور فگرز, اور ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے ناؤ شی از کلوزنگ. آئی تھنک اوکے گائز, پیس آؤٹ. اٹس جسٹ اے کرنٹ افیئرز شو. لیکن اس دعا اس امید کے ساتھ میں آپ کو شکریہ ادا بھی کروں گی تمام پینلسٹ کا, اور یہ دعا کرتی ہوں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہترین ہو. سب کچھ ٹھیک رہا, وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹمارو سیم ٹائم سیم چینل آف کورس ود ڈفرنٹ پینلسٹ آپ کو جوائن کروں گی. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.